औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक न्यू वीडियो में हाज़िर हैं आपके साथ और आज हम बात करने वाले हैं जो कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में जो भी लोग लवर्स होते हैं, जैसे कि आप इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बारे में तो जानते हैं कि जो बहुत ज़्यादा केसेस देखने और सुनने को मिलते हैं। इसी तरह एक केस हमारे साथ आज मौजूद है दानियाल साहब, जो कि पाकिस्तान से इंडोनेशिया में उन्होंने शादी की और एक सक्सेसफुल जो है स्टोरी रही। तो उन्हीं की ज़ुबानी हम ये जानेंगे और तमाम आपके मसले और सवालात भी उनसे जानेंगे, क्योंकि वो वहाँ पर हैं। तो क्या सच है और क्या झूठ, तमाम बातें इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं अ, शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद है दानियाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? सबसे पहले तो बताएं जी कि जो इंडोनेशिया का वेदर है वो कैसा है? अच्छा, इंडोनेशिया का वेदर जिस सिटी के अंदर मैं हूँ इसका नाम है बंदुंग और इसका वेदर इस्लामाबाद की तरह है। और अच्छा। आप कह सकते हैं कि ये इंडोनेशिया की सबसे ठंडी प्लेस है। बर्फ़बारी इंडोनेशिया के अंदर नहीं है। अब इसके अलावा जब भी आप जो ये जकार्ता वाली साइड है, जो ये वाला आइलैंड है, इसमें थोड़ी कम गर्मी है और बाकियों में कुछ ज़्यादा गर्मी है। अच्छा। लेकिन जिस शहर के अंदर मैं हूँ ये इनका सबसे ठंडा शहर है, यहाँ पर भी इस्लामाबाद की पाकिस्तान तरह। में जो है वो 2 दिन से लगातार जो है वो बारिशें स्टार्ट है। तो और और इनके वेदर की एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ। तो इनकी जो धूप है ना वो बर्दाश्तेबल नहीं है, वो आपकी स्किन को जला सकती अच्छा, है। लेकिन इतनी अब यानी कि बंदों खतरनाक है। इतनी है, बंदों का मौसम नॉर्मल ज़रूर है, लेकिन जब धूप निकलती है तो वो बर्दाश्त से बाहर होती है, जैकेट पहननी पड़ती है। इस तरह की यानी आपसे कह कि धूप की तपश ज़्यादा है लेकिन हीट ज़्यादा देर नहीं रहती। पाकिस्तान का जैसा गर्म मौसम है तो वो रात को भी तो हबस वगैरह होती है ना, तो यहाँ पे जैसे ही सूरज शिफ्ट हुआ मौसम नॉर्मल और बारिश वगैरह होती रहती है। अब हमें ये बताएं कि एक तो हमने आपकी स्टोरी सुनी, जिस तरह की लव स्टोरी आपकी 50 साल चली, तो किस तरह से ये सक्सेसफुल रही, थोड़ा सा इस बारे में हमें बताएं। अच्छा, मेरा तल्लक फैसलाबाद से है और 2018 के अंदर मैं काम कर रहा था यूकोन के अंदर, ठीक है? और उस वक़्त मैं एक वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल पढ़ रहा था, तो वहाँ से मेरी वाइफ़ के साथ इंटरेक्शन हुई। उसके ऊपर वेबसाइट ऐसी थी कि वो आपको एक्सटर्नल लिंक नहीं देती कि आप अपनी कोई प्रोफ़ाइल लगा दें, एनोनिमस वाला हिसाब था। तो मैंने लकीली अपनी वाइफ़ की जो इंस्टाग्राम है ना उसको क्रैक कर लिया। अच्छा। ठीक है? और वहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई। उसने अपने घरवालों को बताया, जैसे उसने बताया तो मुझे हिम्मत मिल गई। मैंने कहा यार ये लड़की बता सकती है, मुझे नहीं पता था इनका कल्चर कैसा है, नहीं तो तो व्हाई आपकी नॉट? फैमिली फिर मान गई? किस तरह से मनाया आपने अपनी फैमिली को कि मैंने एक्चुअली जनाब बाहर शादी करनी है? फैमिली में मैं बता देता हूँ, मैं सेकंड नंबर पे आता हूँ, बड़ी सिस्टर है मेरी और 2 छोटे हैं, छोटों का तो क्या कहना। जब बड़ी सिस्टर को पता लगा तो उसका सवाल ये था कि अगर यही बात मैं तुझको आके कहूँ कि मुझे कोई पसंद है, तो मैं भाई हूँ, क्या क्या कहूँ जवाब? दिल में यही कहा कि अल्लाह बारी ताला आप इस चीज़ को सच करना, इज़्ज़त बच जाएगी। और वालदा मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो भी आज मेरी सोच है, उसमें मेरी वालदा का कंप्लीट हाथ है। बिल्कुल। तो जो कुछ मेरी भी होता मेरी है वालदा की वजह हाँ, से होते हैं, उनकी बगैर और तो मेरी कुछ भी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी वालदा को मेरी तबीयत का, मेरी आदत का पता था और ये मेरी वालदा की तरबियत थी कि दानियल ये जो शादी वाला फ़ैसला है ना, ये इसके आगे जो भी फैमिली प्लानिंग है, वो दोनों की सोच से होनी चाहिए। ठीक हो गया? वो नहीं है कि अब शादी का वक़्त हो गया है, शादी का नस्ल बढ़ानी है, तो मेरी वालदा की वो सारी तरबियत थी और मेरी वालदा मुझे समझती। और वाला साहब जब मैंने उनको बताया, उन्होंने मेरी तरफ देखा और यही कहा, मुझे पता था कुछ ऐसा ही करेगा। इसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा नहीं है। और अम क्या कहते हैं, मैं ये तो नहीं कहता कि सारे लड़कों का इखलाक बुरा होता है, और लेकिन फर्स्ट टाइम था, वो जानते थे ये किस तरह का है और उन्होंने उस फैसले में मुझे सपोर्ट किया और फिर 4 साल तक भागने भी नहीं दिया। अच्छा। ठीक है? यानी कि यानी कंप्लीट फ़ॉलो एक अप तरफ आप रखा। कह सकते हैं कि आपकी जो है ना सेफ साइड थी फैमिली। या ये मेरे बड़ा ही फुल एडवांस था कि उसकी फैमिली ने भी शुरू से सपोर्ट किया और मेरी फैमिली ने भी। कोई ऐसा खुशी-गमी का मौका नहीं आया जब, क्योंकि मेरी सारी फैमिली कर सकती थी, बात कर सकती थी, इंग्लिश स्पीकिंग थी, छोटा भाई भी। तो वो कंप्लीट एक इंटरेक्शन रहती थी हर खुशी-गमी के मौके में। तो कभी वो ज़बरदस्त। गैप नहीं महसूस हुआ, ज़बरदस्त। ये वाला अच्छा सीन था। दनियाल, ये बताएं कि फिर अभी कितना टाइम जी। गुजर गया अभी शादी को? मैं इंडोनेशिया 2022 में आया था, जून मई के अंदर।
even yes or not. अच्छा, मैंने कहा कि आपने जब इंडोनेशिया में शादी की, उसके बाद आपको पाकिस्तान और इंडोनेशिया में जो है वो क्या डिफ़रेंस देखने को जो है मिला? हाँ, बहुत वही जो एक कॉमन सा जवाब है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यानी कि अगर हम यहाँ पे हैं तो वो यहाँ पे हैं, अगर हम मशरक़ में हैं तो वो मगरब में हैं। इतनी चीज़ों का डिफरेंस है हर लिहाज से। जिस चीज़ को हम नॉर्मल कहते हैं वो उनके लिए एक्सट्रीम है। जिस चीज़ को वो नॉर्मल कहते हैं वो हमारे लिए अच्छा, कुछ और है, हम समझते हैं यार इसकी आने से ज़रूरत है। पहले क्या कोई ख़ौफ़, तो डर ये था कि पर मैं आपको किस तरह एग्ज़ाम से जाऊँगा या किस तरह से पहुँचूँगा, किस तरह से ये सब चीज़ें मैं जो है करूँगा? बिल्कुल भाई डर तो था और बहुत ज़्यादा था क्योंकि उस वक़्त कोई कंप्लीट गाइडेंस देने वाला नहीं था और ना आप किसी से पूछ सकते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए कि हुँ। मैं अगर अब मेरे से कोई पूछे ना तो मैं नहीं बताऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहेंगे कि यार दानियल आपने इमिग्रेशन किस तरह क्लियर की? तो मुझे पता है मेरे साथ क्या वाक़यात हुए हैं लेकिन मैं लोगों को स्मार्ट बनने के लिए मैं यही कहूँगा यार मैं तो 2 मिनट में इमिग्रेशन क्लियर। तो ऐसा ही है, आपको लोग मिलते हैं। तो उस वक़्त मुझे तो था आप जिससे भी पूछते थे जो यहाँ पे आया इवन कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। ठीक है, उसकी स्टोरी बहुत बुरी है, लेकिन वो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कहता है नहीं यार मेरा हर चीज़ परफेक्ट था। तो उस वक़्त अपने दिमाग में आता है कि यार इसके साथ परफेक्ट था, मेरे साथ क्यों गलत हुआ? या मेरे साथ ना गलत हो जाए। तो ये एक मिक्स कॉम्बिनेशन था, होप भी थी, डर भी था और मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था। तो ये तो इतनी मिला-जुला एक्सपीरियंस सा था। तमाम पेपर, डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह करना, जी। तो ये मतलब आपने कैसे किया? नहीं, डॉक्यूमेंटेशन तो पाकिस्तान के जो अंदर थी उसमें तो मुझे कोई मसला नहीं हुआ क्योंकि वालिदैन मेरे साथ थे। अक्सर लोगों का यही होता है कि घर वालों को पता नहीं होता, वो फ़ोन करके कह रहे होते हैं भैया एफिडेविट का कुछ जुगाड़ नहीं लगा मतलब दो। आपने तो फर्स्ट मुझे टाइम पाकिस्तान जब में डॉक्यूमेंटेशन का कोई मसला डॉक्यूमेंट्स के नहीं ऊपर हुआ। वर्किंग शुरू की, तो वो जो तमाम जो नॉलेज था वो कहाँ से लिया आपने? अच्छा वो नॉलेज मेरी वाइफ़ ने लिया किसी इंडोनेशियन के पास से। यहीं पर उसने उसकी वो बड़ी बहन बनी थी, अच्छा, जब ठीक है? पाकिस्तान तो से वहीं बंदा से उसको रवाना वो नॉलेज होता है, मिली। अक्सर मैंने ये उन्होंने सवाल बताया सुने कि हैं कि इमिग्रेशन के लफ्ज़ से जो है बहुत लोगों को खौफ आता है और आज दिन सुनने को मिलता है कि बहुत तब्दीलियाँ हो रही हैं, सख्ती हो रही है। तो ऐसा क्या सिलसिला है इसके अंदर? इमिग्रेशन का आप कह सकते हैं कि जो मलेशिया के अलावा ये जो वाला रीजन है ना, पाकिस्तानी लोगों का एक ये मुकम्मल रूट नहीं है, ठीक हो गया? यानी कि अगर बैंकॉक की बात करें तो उसका एक अलग-सा लफ़्ज़ एनिमी के अंदर आता है। मलेशिया का अगर किसी से नाम लें तो उसको पता है ये काम करने के लिए जा रहा है। तो इंडोनेशिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ अच्छा, से पाकिस्तानी बहुत ही कम जाते हैं। अगर हमने पाकिस्तान में किसी ने घूमना-फिरना हो तो वो बैंकॉक को करता है। अच्छा। वो हालाँकि इंडोनेशिया भी एक टूरिस्ट कंट्री है। तो जब मैं पाकिस्तानी इमिग्रेशन पे पहुंचा तो वहाँ पे उन्होंने भी साइड पे खड़ा कर दिया। तो मैंने उनको बताया कि मैं ये काम करता हूँ यानी कि जो भी मैं उनको बता सकता था एज़ अ विज़िटर मैंने उनको गाइड किया। तो मैंने वहाँ से एक सवाल पूछा कि यार क्या वजह है कि आप लोगों को क्यों रोकते हैं? उनका ये रद्द-ए-अमल था कि अगर हम 10 लोगों को भेजते हैं ना उस कंट्री के अंदर बैंकॉक लगा लो, ठीक हो गया। अब वो उसके अंदर हुँ, से हुँ। 2 को रख के 8 को रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं एट द एंड वो डाटा हमारी तरफ नेगेटिव शो होता है। तो हम उतने ही बंदों को भेजते हैं जो हमें लगता है कुछ सीरियस है। तो हम यहाँ से रिजेक्शन कर अच्छा, देते हैं माली ताकि हालात से वापस लौट के इंडोनेशिया ना आएँ। को कैसे देखते हैं आप? अगर इंडोनेशिया की माली लिहाज से देखूँ तो वो हमसे तकरीबन 50-60 साल आगे हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हैं हर लिहाज से वो हमसे आगे हैं टेक्नोलॉजी से भी। अच्छा। और अच्छा, मैंने बातों में जो है लोगों से सुना और मुख्तलिफ लोगों से ये भी सुना कि जैसे कि हम पाकिस्तान में देखते हैं कि एक लड़का जब शादी कर चुकता है तो वो अपनी बीवी को जो है घर लाता है। तो क्या वहाँ पर भी ऐसा ही है या मुख्तलिफ है? जो अमूमन यहाँ पे प्रैक्टिस है ना, यहाँ पे जो वालिदैन है ना, उनकी जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना है कि वो आपको स्कूल तक ले जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल या जिसके पास पैसे हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी तक ले जाए। एक आम एजुकेशन यहाँ पे एक नॉर्मल बंदे की हाई स्कूल पे जाके एंड हो जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से नहीं इतनी ज़्यादा सपोर्ट, ठीक है?
और इसके बाद ये जो हमारा कल्चर है कि वालिदैन ने ही शादी करनी है, वालिदैन ने ही विरासत में घर बना के देने हैं, यहाँ पे ये वाला कोई कल्चर। तो यहाँ पे जो अमूमन प्रैक्टिस यही है कि लड़का लड़की दोनों को पसंद करते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या यूनिवर्सिटी पे हो या किसी फ्रेंड सर्कल से हो, जो भी है, दोनों ने आपस में कनेक्शन होना है, दोनों ने अपने घर वालों को बताना है। और जब उन दोनों ने शादी करनी है, अपने दोनों घर वालों को बताना है कि अब हम शादी करने लगे हैं। अब उसमें घर वाले शादी में हेल्प कर दे तो ठीक है। मैंने ऐसे भी जोड़े हुँ। देखे हैं जिन्होंने खुद लोन लेके अपनी शादी की है। ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने कहा कि हम शादी सिंपल कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जो टोटली लाइफ है ना वो यूरोपियन की तरह है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। और मोस्टली यहाँ पे जो जोड़े हैं वो रेंट के ऊपर लेते हैं, जिस तरह मैं हूँ, ठीक हो गया। और इंडोनेशिया भी यानी इसी तरह ही है। साफ अल्फाज़ों में अगर हम ये कहें कि आप फिर शादी के बाद अपने वालिदैन के ऊपर डिपेंड नहीं कर नहीं कर सकते, सकते। आपने खुद ही करना है जो नहीं, करना है। इवन कि इससे पहले भी वो डिपेंडेंट नहीं होते, हर बंदा अपना कमा रहा होता है। वो ये नहीं सीन कि भाइयों ने पैसे जोड़ के बहनों की शादी करनी है, वो वाला सीन नहीं है कि बहन भी खुद मेहनत कर रही होगी, जिस बंदे ने आगे बहन से शादी करनी है वो भी कर रहा, दोनों ने कंबाइन होके अपना एक गोल सेट करना है कि कितने में शादी करनी है और कितने फ्यूचर के लिए क्या सीन है। अच्छा, क्या कभी वहाँ पर ऐसा भी देखने को मिला है कि रिश्तेदारियों में जो है वट्टा-सट्टा वाला जो सीन होता है, क्या वहाँ पर भी ये वैसा होता है या नहीं? यहाँ पे 2 चीज़ों को बहुत ही वो बुरा समझते हैं और है भी नहीं है। कज़न मैरिजेज़ बिल्कुल नहीं है। इनके लिहाज़ से जो कज़न है वो बहन-भाई है और ये रीजनल की तरह बहन-भाई की तरह भी ट्रीट करते हैं। वो जो कांसेप्ट ही नहीं है कि इनके अंदर शादी पॉसिबल है कि नहीं है। और वट्टे-सट्टे वाला भी मैंने सीन नहीं देखा। अब तो ये इतना यानी ऑफ हमारे वो पाकिस्तान वाला सीन नहीं है हाँ, कि बंदा कहे कि यार आपने खाला की फलाना करना है आपने या यहाँ पे चाचा-चाची है के लिए। ही ज़्यादा कांसेप्ट लव मैरिज का। अरेंज मैरिज आपको किसी गाँव वगैरह में मिलेगी। ठीक हो गया, जहाँ पे वालिदैन या लड़की बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं होगी। जहाँ तक कि सेंस है, ये लोग बहुत ओपन माइंडेड हो चुके हैं और ये वाला सीन है इनका। अरेंज मैरिज आप कह सकते हैं नहीं है यहाँ पे, लव मैरिज। अच्छा। अब मुझे ये बताएं कि सबसे पहले अब जो लोग ख़ास तौर पे ये जो डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड बहुत से मसलों में जो है वो शिकार हैं, उस हवाले से बताएं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो इस वक्त मौजूदा टाइम पर होने चाहिए वहाँ पर आने के लिए, वो क्या होने चाहिए और क्या प्रोसेस होगा, वो ज़रा थोड़ी सी डिटेल शेयर कीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट सबसे पहले एफिडेविट है, जो आपके वालिदैन की तरफ से लगता है। वालिद साहब अगर हयात हैं उनकी तरफ से, अगर वालिद साहब हयात नहीं, उनका डेथ सर्टिफिकेट साल लगेगा। वालदा की तरफ से एफिडेविट लगेगा जिसमें वो आपको इजाज़त दे रही होगी कि आप इंडोनेशिया में जाके शादी कर। उसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, अनमैरिड सर्टिफिकेट है, दोनों यूनियन काउंसिल से बनते हैं। एफआरसी लेटर है, ये आपको यूनियन काउंसिल से बन सकता है, नादरा से बन सकता है। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है। ये 5 डॉक्यूमेंट है जो है। जी, ये और 5 इसमें डॉक्यूमेंट्स से जो 4 कागज़। डॉक्यूमेंट है वो आप खुद भी करवा सकते हैं, वो आपकी जगह भी करवा सकता है आपकी फैमिली में से। लेकिन जो 5वां डॉक्यूमेंट है एफिडेविट का, उसका ये सीन है कि वो जैसे आपने एफिडेविट बनाना है, उसने आपको नोटरी पब्लिक करवाना है। वो एक टर्म है, आप किसी भी वकील से बात करेंगे वो आपको एक्सप्लेन कर देगा। वो मजिस्ट्रेट के अच्छा, वगैरह के साइन होते हैं। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एजेंट की जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। नहीं होगी, आप खुद कर सकते हैं। अगर वो एजेंट कहता है कि मैं आपका ये काम करवा के दे सकता हूँ, मैं इसको पॉसिबल नहीं समझता। हाँ, बिल्कुल क्योंकि मैंने जो सुना क्योंकि कई ऐसे लोग मिनिस्ट्री हैं ऑफ जो कि फॉरेन कहते हैं अफेयर जी है आप ना, मुझे पैसे दे दें। जी, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इतनी स्ट्रिक्ट काम करती है, जो मैंने देखा, और मैं इस चीज़ को रिस्पेक्ट भी करता हूँ कि आप अपनी वालद का एफिडेविट भी खुद नहीं वहाँ पे जमा करवा सकते। मैं फर्स्ट टाइम अपने 4 डॉक्यूमेंट करवा लिए, तो उन्होंने कहा कि जो एफिडेविट आपका दे रहा है, जिस बंदे का बयान हल्फी, वो अगली मर्तबा आपके साथ है। अगली मर्तबा मैं अपने वाला साहब को साथ लेके गया। वो मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम करवा देंगे जो भी है। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। एक प्रोसेस सीधा-सीधा है, उसको कोई आपके यूनियन काउंसिल से किस तरह आपके डॉक्यूमेंट निकलवा सकता है, मुझे ये नहीं समझ आता। एक लोकली काम है, आप अच्छा, उसको किस तरह किसी से करवा सकते हैं। हुँ। अच्छा, इसके बाद ये डॉक्यूमेंट लेकर अब हम आ जाते हैं इंडोनेशिया में, उससे जी। आगे का क्या प्रोसेस होगा? जिस तरह आपके सारे डॉक्यूमेंट है, इसी तरह इंडोनेशियन लड़की के भी डॉक्यूमेंट है, उसने भी वो सारे बनवाने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इंडोनेशिया से टेस्टेड करवाने हैं। जब से ही आप दोनों के अच्छा, उसके डॉक्यूमेंट भी वो अटेस्टेड यानी हों सेम डॉक्यूमेंट्स होंगे? या थोड़ा बहुत चेंज है, वो डिटेल मिल जाती है।
वो वक्त के साथ अपडेट होती रहती है। आप पाकिस्तान क्या कहते हैं एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर भी है, एनओसी लेने के लिए डिटेल वहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। और सेम अच्छा ही ऑलमोस्ट जो जो चीज़ें यहाँ पे चाहिए वही वहाँ पे भी चाहिए। और अच्छा अच्छा। वहाँ पे आप पाकिस्तानी एम्बेसी जाते हैं, और पाकिस्तानी एम्बेसी का जब मैं गया था तो 1 दिन का प्रोसीजर था एनओसी के लिए। और कुछ पाकिस्तानियों की बेहरकतों की वजह से एम्बेसी ने 3 हफ्ते का प्रोसीजर कर दिया, और रीज़न यही थी मेरे ख्याल से कि लोग कम से कम हों, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई थी पाकिस्तानी लोगों की आने की। तो अब 3 हफ्ते का प्रोसीजर है एम्बेसी का, जिसके अंदर आप पहला मरतबा आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, और दूसरा मरहला इंटरव्यू क्या है, आपका भी इंटरव्यू हो सकता है, आपके वालिदैन का भी हो सकता है, पाकिस्तान से भी और वहाँ से भी। और फिर आपको एनओसी मिलेगा। ऑफिशियली 3 हफ्तों का प्रोसीजर है। अच्छा 3 हफ्तों का यानी और प्रोसीजर अब मैं इसके या अंदर एक चीज़ स्किप कर गया हूँ, पाकिस्तानी शादीशुदा भी लोग यहाँ पे बहुत शादी की ख्वाहिश रखते हैं, उनका पहली बीवी का एफिडेविट लगेगा कि वो आपको अलाउ करती है, जो लोगों के पास अच्छा होता भाई नहीं है। ठीक हो गया, यानी कि आपको फिर जी, उसके बाद जो है वो एनओसी मिल जाती है। मैं एनओसी मिल जाता है। और एनओसी के बाद मैं सारा प्रोसीजर ही जल्दी जल्दी इसके बाद बता क्या देता हूँ, टाइम भी आपको बचे, एनओसी यानी मिल और जाती है मेरे ना, चैनल पे भी अगर पड़ा ये हुआ है। हम दोनों एनओसी के बाद लड़की लड़के दोनों साइड एनओसी, के। जी जी मिल जाता है, जी जी। अच्छा एनओसी जब मिल जाती है तो उसके बाद क्या किया जाता है? एनओसी मिल गई, फिर आप अपने मुतलका जो क्या कहते होते हैं निकाह खां है, दफ्तर है, कुआ ऑफिस कहते हैं, आपने उसके अंदर जाना है, और वहाँ पे आपने सारे ये ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट देने हैं। ये ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट तकरीबन पाकिस्तानी 1000 रुपये में पर डॉक्यूमेंट हो जाता है, और मार्केट के अंदर भी ये लोग इसके भी 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपया लेते हैं। और आपने वो सारे डॉक्यूमेंट, रीजनल भी और ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट भी उनको देने हैं, और उनसे शादी की डेट लेनी है, वो आपके ऊपर है, अच्छा और उनके ऊपर है कौन सी ये जब अवेलेबल डेट एनओसी है। मिलती है तो उसके बाद हमें यानी ये वो वहाँ पे ट्रांसलेशन 2 वाले ऑप्शन करवाने होते हैं? हैं, आप वहाँ पे भी बैठ के निकाह कर सकते हैं, और आप उसको किसी और जगह पे भी बुला सकते हैं, यानी कि वो आपने फंक्शन रखना है या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा अच्छा। देखिए, दूसरा ये बताइएगा कि ये जो एनओसी मिलती है इसके बाद फ़ौरन ही हमें ये जो है कन्वर्ट करवाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट्स, लैंग्वेज चेंज करानी पड़ती है? और ज़ाहिर-सी बात है, आपने एनओसी के बाद शादी करनी है, और शादी के लिए कुआ ऑफिस जाना है, और कुआ ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, उनको ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट चाहिए। 1 दिन में हो जाते हैं, ये भी कोई प्रोसेस लंबा नहीं है। अच्छा चले सही है। जी। और इसके बाद ये जो है आपको ये जो निकाह बुक है और सर्टिफिकेट है और कार्ड वगैरह ये किस तरह से मिलता है, इसका क्या प्रोसेस है? शादी के बाद जिस तरह मेरी शादी और डॉक्यूमेंट जमा करवाने के अंदर कोई 15-20 दिन थे, तो उन्होंने पहले ही मुझे बुक निकाह बना के, जैसे ही मेरा निकाह शादी हुई उसी वक्त उन्होंने मुझे दे दी, क्योंकि वो पहले से प्रिंटेड था। लेकिन कुछ लोग बहुत कम टाइम देते हैं कुआ ऑफिस को कि हमने कल को शादी करनी है, तो वो शादी करने के बाद उनको टाइम दे देते हैं कि हफ्ते बाद आपको बुक निकाह मिल जाएगी। और सर्टिफ़िकेट का मेरे पास मुझे कोई सर्टिफ़िकेट नहीं मिला, मेरे पास मेरी निकाह बुक है, और मुझे उसके बाद कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि मैं कोई सर्टिफ़िकेट लूँ। और तीसरा वो जो अच्छा कार्ड है, वो कार्ड वो ऑफ़िस नहीं देता, वो आप खुद बनवा लेते हैं। ऑनलाइन आप किसी से भी बनवा सकते हैं। और इनका जो शादी वाला सिस्टम है, इनकी जो बुक है उसके ऊपर एक क्यूआर कोड बना होता है। आप उसको स्कैन करेंगे, आप इनकी हुकूमत की वेबसाइट से आपका निकाह वेरीफ़ाई हो जाएगा। और कार्ड के ऊपर भी आपकी हम्म। 2 पिक्चर आती हैं, सिर्फ़ वो क्यूआर कोड अच्छा ये रहता जो है। इनका कार्ड होता है, कार्ड जी, जी। जो इनका कार्ड है वो क्या तस्वर कर सकते हैं कि ये क्या है, आईडी कार्ड है वही है, मैं या आपको आपका वही बता रहा था कि आप दोनों की तस्वीर होगी, और वो जो क्यूआर कोड आपका बुक निकाह के ऊपर है, जो आपके निकाह को वेरीफ़ाई करता है हुकूमत की वेबसाइट से, वो उसके ऊपर आ जाएगा। कार्ड को कोई भी स्कैन करेगा, डाटा सेम ही है। तो वो आप कह अच्छा सकते हैं यानी एक, वो सिर्फ निकाह के लिए हाँ, है? निकाह के लिए वो एक स्मार्ट कार्ड बन जाता है, कहाँ पे आप बुक निकाल लेके जाते फिरेंगे। यानी कि अच्छा अगर दूसरा वो जो आईडी कार्ड है इनके अपने कंट्री का, अगर वो जब अप्लाई किस तरह पे करेंगे? वो वो अलग। वो अलग चीज़ है, वो आप कितना सबको आपको मिलता है, और वो वाली चीज़ है। शादी के बाद आप के पास का भी ये प्रोसीजर है कि अगर आप इंडोनेशिया का 2 माह का वीज़ा है, तो आपको 1 माह के अंदर-अंदर अप्लाई करना पड़ेगा कितास, ठीक हो गया? अगर आपकी शादी हुई है 1.5 माह बाद इंडोनेशिया गए, और 1 माह 10 दिन बाद आपकी शादी है, तो फिर आपको एक एक्सटेंशन लेना पड़ेगी कितास अप्लाई करने से पहले। तो मेरे वाले टाइम में पॉसिबल था, क्योंकि 1 दिन के अंदर एनओसी मिल जाता था। और अब हेलो। वाले टाइम के अंदर 3 हफ्ते का ऑफ़िशियली टाइम है, किसी को
1 दिन में मिल जाता है, किसी को 2 हफ्ते में, तो कुछ कह नहीं सकते। और कुछ लोग 1 महीने के अंदर अपना सारा शादी कर लेते हैं, मुझको निकाह ले लेते हैं, तो वो कितना सप्लाई कहते हैं। कुछ लोग एक्सटेंड हो जाते हैं, उनको एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ जाती है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि ये जो निकाह बुक आपको 2 मिलती हैं, इसका क्या फ़ायदा है या क्या बेनिफिट है? आप कह सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सर्टिफ़िकेट मिलता है, तो ये औरत और मर्द के लिए, दोनों के लिए काफ़ी है, उनकी शादी हुई है लीगली है। आपको अच्छा, यानी ये कहीं से निकलवाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर बनवाना पड़ता है, तो वो उसी वक़्त आपको मिल जाता है, वो आपके लिए फ्यूचर के लिए यूज़ कर। क्योंकि कई लोग ये भी समझ रहे थे कि शायद निकाह बुक के ऊपर जो है वो किटास लगता है। क्या ऐसा भी है या नहीं? नहीं, आप कितास अप्लाई करते हैं क्योंकि वो आप अपनी वाइफ़ के बिहाफ़ में, और आपकी वाइफ़ की शादी वो बुक निकाह उसे कहते हैं, वो अप्रूव करता है। अच्छा, दूसरा ये बात करेंगे कि जो किटास का जो है प्रॉपर तरीक़ाकार क्या होगा? कितास का प्रॉपर तरीक़ाकार, आपकी शादी होगी, आप अपना वीज़ा लेके जाएँ, वीज़े की कॉपी, आप अपने वाइफ़ का वो लेके जाएँ, जो फैमिली कार्ड होता है, उसका आइडेंटिटी कार्ड लेके जाएँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट जो आपके पास हैं, एनओसी लेके जाएँ। तो एनओसी की कॉपी लेके जाएँ, तो वो वहाँ पे पूछ लेते हैं। हर इमिग्रेशन की कुछ एक नई कहानी है, कुछ नई रिक्वायरमेंट है, होता सेम ही है सारा। वहाँ पे एक आपको फॉर्म मिलेगा, आप उसको पुर करके देंगे तो काम हो जाएगा। अच्छा, दानियाल, वक्त हमारा ख़त्म होता है प्रोग्राम का, लेकिन लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई आप मैसेज जो है देना चाहें तो वो काइंडली दे सकते हैं किस बारे के अंदर? ऑडियंस को, ख़ासतौर पे जो लोग पाकिस्तान से इंडोनेशिया आना चाहते हैं। मैं ऑडियंस को यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि वो पहले अपने पर्पस को देखें। अगर कोई स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आ रहा है, तो स्टूडेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इंडोनेशिया विज़िट कंट्री है। अगर कोई इसको कह रहा है कि ये वर्किंग कंट्री है लाइक मलेशिया, तो वो अपनी गलत सोच रहा है। और तीसरा, अगर कोई बंदा ये सोच रहा है कि वो शादी करके यहाँ पे अपने पीछे महीने का 1.5-2 लाख भेज सकते हैं, तो वो गलत सोच है। अगर आप शादी करके यहाँ पे आएँगे, तो आप अपने नॉर्मल की ज़िंदगी यहीं पे बसर कर सकेंगे। यहाँ से पाकिस्तानी पैसे भेजना मुमकिन नहीं है। लाइफ बहुत ही अप है, अगर चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, तो चीज़ों की प्राइसें भी अप है। और ये वाला सीन है का। अच्छा दनियाल, जी, जी। मेरा आखिरी सवाल ये है कि मेरे एक अज़ीज़ ने पूछा था कि जो है मैं शादी बाहर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पर रहना नहीं चाहता, बल्कि मैं वहाँ से यहाँ पाकिस्तान लाना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या जो है वो प्रोसेस होगा या क्या सिलसिला है? अच्छा, पाकिस्तान का एक कार्ड है NICOP, अगर मैं थोड़ा बहुत गलत ना हूँ, वो हर उस बंदे के लिए। हाँ, नाइकोपिल, मैं ठीक हो गया। वो कार्ड आपकी वाइफ़ का बन सकता है, क्योंकि वो आपकी बीवी है, और उसके ऊपर वो पाकिस्तान आ जा भी सकती है, और वो एक आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर यूज़ होता है। वो सारे राइट्स मिलेंगे उसके ऊपर। ये मैंने जी नाज़रीन, तो आपने देख लिया कि तमाम सवालों के आपको जवाब मिल चुके हैं। अगर फिर वो भी कुछ रह जाए तो आप हमें नीचे कमेंट में कर सकते हैं। और दरमियान आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे दीजिए इजाज़त, एक न्यू वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।